Am I audible, sir? Am I audible, sir? My voice is 53, Yes. 53 people have joined already. Yes, We should start you are, the session. yes, you are audible. Okay, thank you, sir. आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। आदरणीय महानुभावों, आरएवी के शासकीय सदस्य, गुरुजन, आज के अतिथि वक्ता वैद्य पंकज कुमार मिश्रा महोदय, विद्वानों, शिष्य और दर्शकों को बहुत बहुत शुभ दोपहर। जो आज ज्ञान गंगा एक ज्ञान यात्रा साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के 200वें एपिसोड में हमारे साथ शामिल हुए हैं। मैं डॉक्टर जितिका दुग्गल आरएवी की ओर से आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम अपने उन मार्गदर्शकों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे और उनका स्वागत करना चाहेंगे जो इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा मौजूद रहे हैं। आदरणीय पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, जीबी अध्यक्ष आरएवी, आदरणीय वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय, आदरणीय डॉक्टर वंदना सिरोहर जी, निर्देशिका आरएवी। आज के वेबिनार के शुरू होने से पहले भगवान धन्वंतरी जी का आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं आज के विशेषज्ञ वैद्य पंकज कुमार मिश्रा जी का परिचय कराना चाहूंगी, जो आज इफ्स एंड बट्स ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हाउ टू कोप अप विद सच डायलेमास, यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक के अगर मगर और ऐसी दुविधाओं से कैसे निपटे पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। सर ने 1985 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। सर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से काय चिकित्सा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। सर पश्चिम बंगाल सरकार आयुष में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी रहे हैं। वर्तमान में सर जीवक आयुर्वेद क्लिनिक और अनंत आयुर्वेद ट्रस्ट आयुर्वेदिक अस्पताल के एक गतिशील हिस्सा है। अभी मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ सर। इज पीपीटी स्लाइड विजिबल? क्या आप देख पा रहे हैं सर? वैद्य पंकज कुमार मिश्रा जी, सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। सर्वप्रथम मैं सभी अपने गुरुजनों सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। ओके जी सर, आप माइक को क्लोज करके बोलिए। जी सर, ठीक है। अभी ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। गुरुजन के लिए वंदना के लिए एक छोटा सा श्लोक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुजन को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे विद्वज्जन हैं, सभी के बुजुर्गों के सादर चरण स्पर्श और हमारे नवागंतुकों को
हर तरह की शुभकामनाएं। मैं पिछले 1 साल से इसके साथ जुटा हूं, पिछले मार्च से। ये परंपरा जो हमारी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने शुरू की, इसके लिए मैं बहुत ही इनका आभारी हूँ, क्योंकि मैंने भी गुरु परंपरा से ही बहुत सी बातें सीखी। मैं छोटा सा अपना संक्षिप्त एक विवरण देना चाहता हूँ, इससे प्रेरणा मिलती है। मैं अपने जनरेशन में 7वां और मेरी लड़की अभी 8वां आयुर्वेदिस्ट है। मैं भाषा में प्रयोग करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स, क्योंकि बंगाल में रहने की वजह से थोड़े हम लोगों की आदत लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। आशा करता हूँ आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। अभी तक जितने सेमिनार मैंने वेबिनार अटेंड किए, हर एक वेबिनार में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। इसके लिए मैं परम पूजनीय देवेंद्र त्रिगुणा जी, वैद्य राजेश कोटेचा जी, वंदना मैडम जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लिए हर तरह की शुभकामनाएं रखता हूँ। मेरा सब्जेक्ट थोड़ा मैंने हट के रखा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितने लोग हमारे इसमें हैं, सभी जो विद्यार्थी गण हैं, ये सब बीएमएस कोर्स पास किए, इन्होंने इंटर्नशिप किया, हाउस स्टाफ किया, अपने अपने तजुर्बे सबके पास किसी न किसी रूप में है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम चूंकि बुजुर्ग हो गए और काम करते करते हमारा एक अभ्यास हो गया है, तो बहुत सी बातें हम लोगों ने सीख ली हैं समय के साथ। इसलिए मैंने केवल अध्ययन अध्यापन का टॉपिक नहीं रखा, मैंने प्रैक्टिकल कुछ अप्रोचेज जो मैंने जिंदगी में अनुभव किए हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने से, अपने चारों ओर के परिप्रेक्षित वातावरण से, उनको मैं अपने नए आने वाले अपने मित्रगण से शेयर करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है इफ एंड बट्स ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हाउ टू कोप अप विथ डायलेमास। हेडलाइन से ये समझ में आ रहा है कि हम लोग हमेशा आयुर्वेदिक फिजिशियन लोग पास आउट होने के बाद क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ये गाना हमने सबने सुना है, तो जिंदगी में ये आता है। इनसे बचने के लिए, इनको सीखने के लिए, इनको फाइट बैक करने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स जो मैंने अनुभव किया और मैंने जिंदगी में लगाए और उससे मुझे फायदा हुआ, तो मैं उनको आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट टॉपिक है डेडिकेशन एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें मैं कहता हूँ कि वाई आयुर्वेद। मेरे बचपन में मैंने गांव में सुना था कि एक लोग गांव में कहते थे, लीक लीक तीनों चले, कायर क्रूर कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, सायर सूर सपूत। मैं आयुर्वेद जगत से जुड़े हुए हर एक महान व्यक्तित्वों से मैं यही कहता हूँ कि ये लोग सब सूरवीर हैं। आज के इस आधुनिक युग के भागम भाग वाली जिंदगी में, जहाँ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर मोर प्रिवलेंट एंड एवरीबॉडी काउंट्स योर नॉलेज विथ योर सोशल इनकम, इस भागदौड़ की जिंदगी में भी जो वैद्यगण हमारे नए प्रजन्म के इस आयुर्वेद के फील्ड में आ रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट जनाता हूँ। कारण यह है कि आजकल हर कोई वो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईएफएस बनूंगा, एटसेट्रा, ये जो सर्विसेज है, इसको छोड़ के आपने आयुर्वेद का चयन किया। इसका मतलब ये है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं एक अपनी परंपरा, अपनी राष्ट्रीयता, अपनी भक्ति, अपने धर्म, अपने जाति, अपने के सब चीज के ऊपर में एक श्रद्धा भक्ति आई है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं। हेलो, टी-शर्ट है सर, बहुत प्यारा है, तो मतलब अल्टीमेट है तो हेलो, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है someone is telling। You are audible, sir. You are audible. Somebody else is unmuted, I guess. तो ऐसा है कि हम आयुर्वेद ही पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? तो जैसा हम लोगों ने आयुर्वेद में पढ़ा है ग्रंथों में,
शुरू ही होता है कि ये आयु की विद्या है, ये चिकित्सा विद्या केवल नहीं है। आयु जो कि हमारे गर्भाधान से लेके जन्म काल और जन्म काल से लेके मृत्यु पर्यंत की पूरी जो ये परंपरा है, इसके लिए स्वस्थस्य शास्त्र रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये जो बताया गया, इस परंपरा को निभाने के लिए लोगों को शुरू से ही ऐसा ट्रेनिंग देना जिससे वो बीमार ही नहीं हो, जिसको आज की दुनिया में WHO ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन हेल्थ क्योर। तो ये जो आया, ये इसका भी रेफरेंस वहीं से है। तो हमारे यहाँ ये जो स्वस्थस्य शास्त्र रक्षणम, ये परंपरा के ऊपर जो हम काम करेंगे, इसके लिए हम आयुर्वेद पढ़ते हैं। हम आयु की विद्या जानते हैं, आयु को कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे स्वस्थ रखना है, इत्यादि की परिभाषाएं जो आती हैं, तो ये सब हम लोग जानते हैं। अब विद्या ये है कि आयुर्वेद को हम पढ़ेंगे कैसे। आयुर्वेद पढ़ने के लिए मेरा अपना ये सोच है और मेरी सलाह भी है, लोगों को एक्सेप्ट हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम। सच्चाई ये है कि जब तक आप आयुर्वेद के फंडामेंटल्स को नहीं समझेंगे, तब तक आयुर्वेद समझना बहुत ही मुश्किल है। आधुनिक युग के सिनारियों में हम लोग जब बहक जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ निरंतर कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते हैं in the name of the scientific evolutions, but the science, where the science ends, the philosophy begins, ये कहावत है। आयुर्वेद पूरी की पूरी फिलॉसफी है, दर्शन है। हमारे सांख्य लीजिए, न्याय लीजिए, वैशेषिक लीजिए, इन सब बातों के बारे में जब तक हमें गहन अध्ययन नहीं हो, जितना भी हो सके, प्राइमरी अवस्था में नहीं होती है, धीरे धीरे पठन पाठन के माध्यम से, अपने अध्ययन से, अपने अध्यवसाय से हम लोग इस चीज को धीरे धीरे अडेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आयुर्वेद पढ़ने के लिए जैसे अपने जो बेसिक्स करिकुलम्स बने हुए हैं, उसमें जैसे पदार्थ विज्ञान पढ़ना है, स्वास्थ्य वृत्ति के बारे में पढ़ना है, रस शास्त्र पढ़ना, अगध पढ़ना, आदि इत्यादि जो अष्टांग आयुर्वेद के पूरे विवरण हम लोग पढ़ते हैं, ये सब हमारे ये प्राइमरी नॉलेजेस हैं। इन प्राइमरी नॉलेजेस को जानने के लिए हमारे हिसाब से पहले अपना वो अग्नि वाला जो विचार है, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि, इनके बारे में कॉन्सेप्ट अच्छा से होना चाहिए। दोष त्रिदोष जो आते हैं, वात पित्त कफ, इनका हर भेद, हर स्थान, हर उसकी उपादेयता, वो क्या क्या कर्म करते हैं, इन सब बातों का कॉन्सेप्ट दिमाग में जितना क्लियर होगा, उतना ही अच्छा हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे धातु के बारे में आते हैं, धातुओं की जो अग्नि है, धात्वाग्नि है, पाचकाग्नि है, इन सब का कॉन्सेप्ट रखना होगा। इसके साथ सारे स्रोतों के बारे में, मलों के बारे में, इन सब का कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स माय सजेशन दैट you must grow your concepts at first, then after anything comes, because if the concept is not there, you can't perform in the field. ह्यूमन लाइफ में आने के लिए आज जैसे हमारे पास पूरे परंपराएं चेंज हो गई। जब हम लोग पढ़ते थे तो क्लिनिकल क्लासेस में सर लोग वार्ड में ले जाते थे, काम कराते थे, दिखाते थे, दिखा के घंटों घंटों खड़े रह के बेड साइड क्लिनिक्स होता था। उसके ऊपर निर्भर करके हम लोग अपने क्लिनिकल आई को डेवलप करते थे। परंपराएं बदल गई, आजकल सारे लैब इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल अदर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है कि आप एक ही पेशेंट का एक दिन में 3 लैब में टेस्ट कराते हैं, 3 रिपोर्ट आते हैं, तो आप किसके ऊपर निर्भर करेंगे? सो इट्स बेटर अपना वात पित्त कफ, अपना दोष, अपना धातु, अपना मल, अपनी परंपरा पर आए। कुछ मिथ्स चलते हैं, हर कोई यही जानता है कि वैद्य जी माने नाड़ी देखेंगे सब बता देंगे। नाड़ी देखना अवश्य ही हमारा कर्तव्य है। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षयेत्, ये जो कहा गया है फाइनली, तो इसमें नाड़ी की बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन नाड़ी के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि नाड़ी एक ऐसी विद्या है जो अनुभव से आती है। आपको थ्योरेटिकली सिखा दिया, आदो चो बहते वातो मध्यम पित्तम तथैव च, सब बात सही है। हर वैद्य नाड़ी देखता है,
नाड़ी देख करके अपने हिसाब से उसको असरतीन करता है। ये कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है कि आपके जो पेशेंट्स आते हैं, आने के बाद उन्होंने जो प्रॉब्लम बताया, उस प्रॉब्लम के अनुसार उसकी नाड़ियों की स्टडी करते करते आपके ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद एक वक्त आएगा जबकि आप सीधा नाड़ी देखेंगे, बोलेंगे तुम्हें ये रोग है, रोगी प्रभावित होगा। लेकिन इसके लिए एक वक्त लगता है, इस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। इसका कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से पैरामीटर्स नहीं है। अभी कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मशीन्स आ गए हैं, कुछ पल्स ऑक्सीमीटर क्या क्या दुनिया भर का आता रहता है। बट वस्तुतः जब हम आयुर्वेदिक परंपरा से कोई भी काम करने जाते हैं तो वहां पर ये सब चीजें हम लोगों के लिए बड़ी अद्भुत लगती है, क्योंकि आयुर्वेद का अपना एक सोच है, अपना एक सिद्धांत है, अपने ढंग से ये चलता है। आज नाड़ी के बारे में एक सेमिनार हुआ था कलकत्ता में, उसमें एक विद्वजन ने कहा था, अरे ये सब तो ऐसा है, ये सब फेक है, ऐसा देख के नहीं होता। मैंने उसका प्रतिवाद किया था। यंग जनरेशन के लड़के बड़े खुश हुए, मशीन लगा के आएगा, जापान से आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, हम करेंगे, नाड़ी देखेंगे। मैंने कहा, मैंने उसका विरोध किया। इस विरोध में मैंने यह तर्क रखा, जाकिर हुसैन के जैसा हर कोई तबला नहीं बजाता, पंडित रविशंकर के जैसा हर कोई सितारिस्ट नहीं होता, उस्ताद अमजद अली खान के जैसा हर कोई सरोद वादक नहीं बन सकता। ये अथक परिश्रम, अथक साधना, इसका परिणाम होता है। तो हमें कम से कम उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए। इसलिए नाड़ी देखते रहो, सब कोई मिलके हम लोग अगर नाड़ी के ऊपर, हम लोग भी जितने इतने दिन से काम करते हैं, हम लोग नाड़ी देख करके हर कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन समझते हैं क्योंकि अब इतने सालों से काम करते करते एक अनुभव होता है। तो कृपया हम सभी से यही कहेंगे कि नाड़ी विद्या के ऊपर में ध्यान दे करके उसको प्रैक्टिस करना होगा। थ्योरीज आपको किताब में मिल जाएगी, नाउ यू हैव टू इम्प्लीकेट इन योर लाइफ, योर प्रैक्टिकल फील्ड्स। इसके बाद जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेद इन प्रेजेंट सिनेरियो, बिल्कुल सत्य है। स्पेशली पोस्ट कोविड सेशन के बाद अचानक ही लोगों का आयुर्वेद से प्रेम बढ़ गया। मैं 1978 साल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ आयुर्वेद परंपरा से। मैं, ये दुर्भाग्य है मेरा या हमारे इस समाज का, मेरे पिताजी इतने बड़े वैद्य, मैं इतना नाम किया हुआ आदमी, सभी देखते हैं, सभी समाज में सब आते हैं जाते हैं। आते हैं कब? जब वो गंगा में डूब करके उनका नाक तक पानी पहुंच जाता है, तब वो बड़ी बड़ी आशाएं लेके आते हैं कि मैं आयुर्वेद में जाऊंगा तो मेरा सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ये क्यों हुआ? कोविड काल में इतना ज्यादा मीडिया, तरह तरह के यूट्यूब चैनल्स, इसके अंदर में अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए। बुरे ज्यादा आए, अच्छे कम आए, कि अच्छों के पास इतना वक्त नहीं होता कि ये सब के पीछे अपना वक्त बर्बाद करें। बुरे लोगों ने इस जगह को ग्रहण किया, लोगों के दिमाग में इतना आ गया कि आयुर्वेद में सब कुछ होता है, तो जो जो पाता है। लोग टनों में गिलोय खा गए, टनों में लोग नीम खा लिए, टनों में तुलसी खा लिए, किसी वैद्य से पूछना नहीं, किसी से कोई सलाह नहीं। ये सब चीजें जो हैं, इन्होंने आयुर्वेद के प्रति, कुछ दिन लोग करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे उब जाते हैं, या तो उससे छोड़ देते हैं, नहीं तो उनके मन के मुताबिक फल नहीं मिलता तो उसके लिए छोड़ देते हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान देते हुए हम लोगों का ये कर्तव्य होगा कि हम समाज में सचेतनता लाने के लिए, ठीक है, इस आयुर्वेद की महत्ता को उनको समझाएंगे कि आयुर्वेद है क्या। ये समझाने के लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा, तब तो उनको समझाएंगे। तो अब अगला टॉपिक आता है मेरा, एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। मैं जो कह रहा था, मेरे इतने दिन के 40 साल के करीब तजुर्बे में आज तक 10 आदमी, 10 स्टूडेंट्स, 10 उनके माँ बाप, कोई भी आके ये नहीं पूछते कि मैं अपने बच्चों को आयुर्वेद पढ़ाऊंगा। क्यों? तो हमारा सामाजिक एक्सेप्टेंस तो यही जीरो हो जाता है। सुनने में अच्छा लगता है कि आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ रहा है, आयुर्वेद बहुत आगे बढ़ेगा, हम चाहते हैं कि आयुर्वेद बढ़े, लेकिन इस बढ़ने में हमारा योगदान होना चाहिए। हम लोग आयुर्वेद लेते हैं, आयुर्वेद पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिस फील्ड में जाते हैं तो आयुर्वेद भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पीछे वो अर्थ मुद्रा का जो राक्षस है वो पीछे घूमना शुरू कर देता है। होने की वजह से क्या होता है, सामाजिक पारिवारिक बोझों के तले दबकर
हम लोग कंप्रोमाइज करना शुरू करते हैं। इसलिए प्रोपागेशन ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग आयुर्वेदा ऑन गवर्नमेंट एंड जनरल अवेयरनेस, ये मेरा एक पॉइंट है। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी करता था तो मैं ये जिम्मेवारी लेके कहता हूँ, कम से कम मेरे राज्य में तो मैंने इसे देखा और मुझे आशा है कि और जगह भी ऐसा होता है। जैसे एक आरबीएसके का प्रोग्राम चलता है, उस आरबीएसके के प्रोग्राम में होम्योपैथी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आयुष डॉक्टर्स को लिया जाता है। दुर्भाग्य से वो आते हैं, हमारे फंड को यूज करते हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज कौन करते हैं? एलोपैथिक सिस्टम। इस एलोपैथिक सिस्टम वालों से हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि मैंने अनुभव में देखा है कि जो लोग इस सर्विस में काम करते हैं वो बेचारे होम्योपैथी भूल जाते हैं, आयुर्वेद भूल जाते हैं। उनकी मजबूरी होती है कि उनको वो काम करना पड़ता है, तो वो जा करके सारा का सारा एलोपैथिक काम ही करना पड़ता है। पैसा हमारा, एनर्जी हमारी, विद्या हमारी, हम अपनी विद्या को खो देते हैं और उनकी विद्या को मजबूरी में अपनाते हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। तो पापी पेट लेकर के तो आखिर कितना दिन चले, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल्स पे प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, तो इन प्रोग्रामों का जो इम्प्लीकेशन होता है, इस इम्प्लीकेशन के ऊपर मेरे हिसाब से ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, जो कि हम सभी मिल करके इसके बारे में अगर सोचें तो और भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। ड्यूटी ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशियंस फॉर द अवेयरनेस इन द सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी में हम अगर दो ग्रुप करते हैं, एक होते हैं जो अफ्लुएंट क्लास है, जिनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, जिनके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसे श्रेणी बहुत छोटे से हैं। ज्यादातर लोग, आज भी भारत की जनता गरीबी में ही जीती है, इसको मानना पड़ेगा। कम से कम जो अर्बनाइज्ड पीपल है या सबअर्बन में रहते हैं, उनको ये आइडिया नहीं है, बट द रूरल पीपल्स दे डू सफर लाइक एनीथिंग, क्योंकि हम लोग रूरल हेल्थ में काम किए। तो शायद ये प्रोजेक्ट इसीलिए बनता है कि हम लोग जो विलेजेस में जाएंगे वहां पर लोगों का अवेयरनेस लाएंगे। अभी जो HWC के कितने सारे सेंटर्स बन रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास है, लेकिन वहां जाने के बाद उन सबको अगर गांव वालों को हमको सिखाना है जड़ी बूटी के बारे में, तो ये सब चीज के ऊपर में ध्यान देना होगा। इन सब देने की वजह से आप मैडम उन स्लाइड को चेंज करते रहना जरा, वो एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी में आ जाना। हेलो हेलो, हाँ, एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी चल रहा है। ओके ओके ओके। तो ऐसा है कि इसके बारे में जैसे प्रोग्रामिंग्स अच्छे हैं, तो जैसे हम लोग अगर जड़ी बूटी नहीं पहचाने तो हम आज ये आशा ANM आदि के माध्यम से जो लोगों को सिखाएंगे, तो पहले तो मुझे खुद जानना पड़ेगा, तब तो उनको सिखाएंगे, वो गांव वालों को सिखाएंगे। दिस इज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम इन माय ओपिनियन, एंड दिस इज द बेस ऑफ द रूरल हेल्थ, जहां से हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। स्पेशली ये जो कोविड के बाद हमारे इस विद्या को देखिए, उन्होंने अडेप्ट करके पटाख से अपना लिए और जेरियाट्रिक ओपीडी चालू कर दिया हर जगह। आज ये जेरियाट्रिक ओपीडी एक्चुअली हमारी देन है, कारण मुझे भी जब सर्विस में था मुझे कहा गया आप जेरियाट्रिक ओपीडी करो, मैंने कहा ग्लैडली करूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि आपके यहाँ कुछ नहीं है, मैं दूंगा, हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसकी सारी विधाएं हैं, उसको आप पूरा करो। जो भी हो, थोड़ा बहुत किया तो फिर भी काम किया और आनंद आया। तो एक अवस्था आती है जबकि आप केवल दवा खिला के लोगों को ठीक नहीं कर सकते, उसके अंदर में आपको योगा भी सिखाना है, उनका अभ्यास भी कराना है, प्राणायाम भी कराना है। दिस नीड्स ए टीम वर्क, a big team is required for the things, and thank to the government, they are trying in their way nowadays to propagate Ayurveda, but the lacuna is there, that is the correspondence between in between, that in between is to be rectified, so it may be a popular thing to the society. हमारे यहाँ जैसे गरीब लोग आते हैं, अब गरीब लोग चिकित्सा कराने आते हैं, एक ट्रेंड बना हुआ है आज, अभी नई दवाइयां जो आ रही हैं मार्केट में, इनके बारे में मैं आगे और बताऊंगा।
सभी स्वर्ण भस्म है। अरे 1 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म दे के आप क्या प्रमाणित करना चाहते हो? स्वर्ण भस्म कहाँ पहुंचता है? स्वर्ण भस्म के नाम पर जहां सोना का दाम आज 80,000 हो गया तो स्वर्ण भस्म का दाम बढ़ गया। ये तो साधारण जनता के लेवल में नहीं है, और प्रचार प्रसार हमेशा साधारण जनता ही करती है। उनको आज भी वो तुलसी नीम गिलोय खिला करके अगर आप ठीक करते हो, हम ठीक करते हैं, ये ज्यादा उपकारी है। आप अर्बनाइज्ड लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, बड़े बड़े नर्सिंग होम में बड़े बड़े कुछ भी हैं, सेंटर्स बना लिया, लेकिन व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग फॉर द रूरल हेल्थ, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। और आप सभी से आग्रह है, जहां भी जाइए, व्हेन यू गो टू द पीपल, ऑलवेज थिंक कौन आदमी किस दवा को अफोर्ड करेगा, किस दवा के बारे में कैसे वो ले सकता है, इसके बारे में सब पॉइंट्स है मैं बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है मेरा अवेयरनेस रिगार्डिंग द सोशल मीडिया। मैंने कहा वो यूट्यूब, व्हाट्सएप बाबा, ये जो यूनिवर्सिटी खुली है गूगल यूनिवर्सिटी, इसने तो और सर दर्द बना दिया मैडम। कारण यह है कि हर पेशेंट आते ही पहले ही अपना डायग्नोसिस, अपना सारा चीज बता ही देता है, और जब आप उसको कुछ बोलेगे तो मैंने कर लिया, तो दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। आपने किया, गलत किया, ये बात वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। इनके ऊपर एक अंकुश आना चाहिए। कंट्रोल ऑफ फॉल्स क्लेमिंग ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। एक हमारे सर कहा करते थे, ये मैंने 1982-84 में उनके मुंह से सुना था, और आज देखता हूँ वही बात है कि स्पेशली हम लोग जो दवाई बीमारियों का इलाज कहीं नहीं होता, हम लोग आराम से करते हैं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। बट इन माय ओपिनियन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड कंट्रोल। सो पीपल शुड नो यू आर टू गोइंग टू बी क्योर्ड और यू आर टू गोइंग टू बी कंट्रोल्ड। तो ये क्योर और कंट्रोल का एक जो ये फैलेसी है, इस फैलेसी के बारे में हम लोगों को ही सचेतन होना होगा। हम लोग खुले दिल से कहते ही नहीं है यहाँ तुम्हारी ये बीमारी छूट जाएगी, या तुम्हारी बीमारी को ये मेंटेन करके रखना है। ये अगर पेशेंट के कंसेप्ट डेवलप करें, देन दे विल हैव ए बिग फेथ ऑन द सिस्टम। कारण ये है कि मैं जब ये जानूंगा कि मुझे बीमारी, हमारे पास बहुत डायबिटिक पेशेंट्स लोग आते हैं, हर कोई आता है 5 साल 7 साल दवाई खा करके, उन किसी की किडनी खराब है, किसी का प्रेशर खराब है, किसी का ये है। इट्स नॉट ड्यू टू दैट प्रॉब्लम। होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, आपका फास्टिंग शुगर 200 दिखाता है, तो आपको उस डॉक्टर को, एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेद को हो, उनको दिखाना पड़ता है कि भैया हमने तेरा शुगर को घटा दिया। ये दिखाने के चक्कर में इस दवा से नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो मेटफॉर्मिन तो ग्लिमपेराइड तो और इत्यादि, लीनाग्लिप्टिन, टेनीग्लिप्टिन, दुनिया की दवाइयां हैं। खा खा करके आपका शुगर तो जबरदस्ती घटा देते हैं, लेकिन और 4 बीमारी पैदा करते हैं। हमारा ये काम होता है, हमारे पास जब वो आते हैं, मैं कहता मुझे कोई झगड़ा नहीं है तुम्हारी दवा से, तुम दवाई खाओ, लेकिन उनसे होने वाले साइड इफेक्ट से बचने के लिए तुम आयुर्वेद का ये विधान मानो। उन्हें आहार, विहार और आचार, इन तीनों का मैं प्रॉपर काउंसलिंग करता हूँ। करने के बाद उन्हीं की दवाइयों से, जो दवा खा करके वो शुगर कंट्रोल नहीं होता, उनकी दवा से ही शुगर कंट्रोल होता है। होने के बाद मैं फिर धीरे धीरे उसके डोज को घटा करके आयुर्वेद को धीरे धीरे इम्प्लेट करके उनको चेंज करता हूँ। तो ये मेरा सोच है कि हमारे कोई दुश्मनी नहीं है किसी चीज से, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तो उद्देश्य यही है, रोगे भय प्रमोचेत, जिससे रोग छूट जाए। लेकिन वहां एक सिद्धांत ये भी आता है कि प्रयोगेन सभेत व्याधिम यो न अन्नमुदीरियेत। सही सही अगर दवा का प्रयोग किया और दूसरी व्याधि को जन्म नहीं दिया, तभी आपकी चिकित्सा चिकित्सा है। वो क्रिया एक आयुर्वेदिस्ट ही दे सकता है। नेक्स्ट मेरा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मैडम। बार बार मैं कह रहा हूँ, वंदना जी से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है, इन बातों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप नजदीक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो आप लोग कुछ सोचेंगे तो और भी अच्छा निकलेगा इसमें से। उसमें ऐसा आता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मेडिसिन, हर्ब्स एंड अदर सपोर्टिंग थेरेपीज। क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा, बहुत खूब, सारे काम वहां से होते हैं, बहुत खूब। मानते कितने लोग हैं? बाजार में तमाम
तमाम आयुर्वेद के नाम पर ऐसे ऐसे दवाइयाँ बिक्री होती हैं जो सब रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि को क्लेम करने की बात करते हैं। साधारण जनता यही जानती है, वो दवाई खाया तो मेरा दर्द छूट गया। खाते खाते लोगों के किडनी खराब होते हैं। ये पेशेंट जब जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में दिखाने, एलोपैथ डॉक्टर्स इसका फायदा उठाते हैं। उठाते ही सीधा कहते हैं कि तुमने आयुर्वेदिक दवा खाया था इसलिए ऐसा हुआ। लोगों के दिमाग में धारणा बैठ गई है कि आयुर्वेदिक दवा खाने से किडनी खराब होती है। जिम्मेवार कौन है? ये विभाग जिम्मेवार है। इसके ऊपर में अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके द्वारा इन चीजों को पूरी तरह से चेकआउट किया जाए। दुनिया भर के एड्स आते हैं, मैं किडनी को पूरा क्योर कर देता हूँ, मैं डायबिटीज को पूरा क्योर कर देता हूँ। मैं पिछले 5 साल से नया एक वर्ड सुन रहा हूँ, डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। अरे जात प्रमेही मधुमेही नाम जब बोलता है हमारा चरक, हमारा शास्त्र बोलता है, तो तुम उसको रिवर्स कैसे कर सकते हो? तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन नॉट क्योर इट। सो ये कंट्रोल एंड क्योर के ऊपर में ज्यादा ध्यान देने का है। अगली चीज आती है जो फॉरेस्टेशन एंड गार्डनिंग ऑफ हाउस। ठीक है, इसके ऊपर वन विभाग काम कर रहे हैं, बहुत जगह पर इसके बारे में काम भी हो रहा है। तो ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि अच्छी औषधियां पाने के लिए अच्छे हाउस तो लगेंगे ही। यहाँ पर लेकिन एक दो चीज मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे हम लोगों की कुछ दवाइयाँ, जैसे अफीम, जैसे भांग, मृगश्रिंग, कस्तूरी, ये सब हमारी दुर्लभ चीजें हैं और इनकी पूरी हमारी परंपरा है। इन दवाइयों से हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रसिद्धि पाए हैं और एक से एक फॉर्मूलाज है। लेकिन अब इन दवाइयों के लिए वो जो नारकोटिक्स का एक जाल है, एक समस्या है। तो अगर मान लीजिए विजया हमने नहीं दिया तो विजय कैसे पाए? अफीम नहीं दिया तो मेरे पास वेदना शामक, दर्द शामक उस लेवल की दवा नहीं है। इसी अफीम से बनने वाले सारे डेरिवेटिव जो है, एक से एक पेन किलर बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुंच गए। पेशेंट 5 रुपये का एक टैबलेट खाता है, उसका दर्द छूट जाता है। दर्द से मुक्ति दुनिया का सबसे बड़ा उपलब्धि है उनके लिए। तत्क्षणात तो हो ही जाता है, बाद में जो हो। हमारे यहाँ जब आते हैं तो हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं मिलती हैं जो तुरंत वेदना शामन करे। अब रही बात जो बाकी जो हमारे थेरेपीज है, तो थेरेपीज के बारे में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ये थेरेपीज जो है एक एक जगह में एक एक तरह से चलते हैं और पॉपुलर है। ठीक है, तो ये पॉपुलरिटी जो आई, ये ऑन द फेथ एंड ट्रस्ट। ये फेथ एंड ट्रस्ट, जैसे हम बंगाल में काम करते हैं, यहाँ अगर किसी को बोल रहे हैं जलोका लगाना है तो वो तो पहले मेरे को 2 बात सुना के भाग जाता है। अगर किसी बोले भैया तेरा अग्नि कर्म होगा, बोलेगा हम जिंदा है, हमारा क्यों अग्नि कर्म होगा। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो हमें लगता है केवल बंगाल में बोलते हैं, ऐसा नहीं, और भी जगहों में होता होगा। लेकिन जहाँ पर ये परंपरा चालू हो गई उन जगहों पर ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरे भारत को अगर हम देखते हैं, तो जैसे हमारे साउथ इंडिया में, वहाँ जैसे पंचकर्मा का एक ट्रेंड है। पंचकर्मा चाहे पाटली हो, पाटली पंचकर्मा ही, लेकिन उससे लोगों को फायदा मिलता है। उधर में वो तेल वेल की चिकित्सा करते हैं लोग। हमारे यहाँ पूर्व भारत में स्पेशली वो जड़ी बूटियों का दवा का ज्यादा प्रेफरेंस है। यहाँ लोगों को आंवला, तुलसी, हरे बहेड़ा आंवला ये सब करने से दे आर हैप्पी। उनको जहाँ बोलेंगे कि आपको ये दवा में पारा है, गंधक है, अरे मेरे को तो हेवी मेटल पॉइजनिंग हो जाएगा। अब ये एक समस्या आती है। वहीं आप राजस्थान, हरियाणा उस साइड के लोग जो है, उधर के लोग रस औषधि खाने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं, कि वहाँ की परंपरा है। तो इस तरह से हर राज्य के अंदर में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के अलग अलग विधाएं चलती हैं। समस्या ये आती है जो हमारी ये दवाइयाँ जो है, अब किसी को बोलिए स्वरस खाना है तो उनको प्रॉब्लम दिखता है, क्वाथ खाना है तो उनको प्रॉब्लम है, फांट खाना है तो उनको प्रॉब्लम है। तो ये एक समस्या है। अब इस समस्या के समाधान के लिए जो अच्छी अच्छी कुछ दवाइयों का जो फॉर्मुलेशन जो भी बनना चाहिए एज पर आवर थ्योरीज। आजकल जैसे बहुत सी कंपनियां कसाय के टैबलेट बनाती हैं। अरे तो चूर्ण वटिका में उसका वर्णन क्यों नहीं आया? स्वरस स्वरस है, कल्क कल्क है, शीत शीत है, फांट है। ये जो उत्तरोत्तर लघु और कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अगर हमें नहीं समझेंगे और लोगों को नहीं समझाएंगे तो बहुत मुश्किल है इलाज करना। ये सब समस्याएं आती है। अगला समस्या होती है जो मार्केटिंग एंड अवेलेबिलिटी।
आज मान लो मैं कलकत्ता में हूँ, हमारा एक पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट कराया। आजकल हर आदमी कहीं ना कहीं सर्विस के लिए इधर उधर जाता है। वो चला गया मान लीजिए यहाँ से मध्य प्रदेश, वहां पर अब जो दवा यहाँ आपने पेटेंट दवाई यहाँ यूज की वो मिलेंगी नहीं। तो इट्स बेटर फॉर द, हमारा जो अपना पुराना शास्त्रीय परंपरा है वो दवाइयाँ उनको देनी पड़ती है। उसमें भी समस्या ये है कि अब वो दवाइयाँ जो बनती है उनकी जो माने भरोसेमंद होना, ये बड़ा एक समस्या का बात है। एक ही दवा, एक चित्रकादी बटी साधारण सी दवा, आप 4 कंपनी का है, 4 तरह के टेस्ट मिलते हैं। क्योंकि नौ किसी को नींबू का रस तो डालना नहीं है, बस अब साइट्रिक एसिड से ही काम चलता है। तो अब ऐसे परिस्थितियों में क्या होता है कि आप आए वैद्य जी के यहाँ, मान लीजिए यहीं आपने दवाई लिया, उन्होंने बेचारे ने बड़े मेहनत से बना के चित्रकादी बटी आपको खिलाया। अगली बार जब जहाँ जाते हैं वहां पर उनको नींबू का रस नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं, फिर खोजते हैं वैद्य जी को। तो ये सब जो मार्केटिंग का सिस्टम है, ये भी संभव नहीं है कि हर वैद्य अपने लिए दवा खुद बनाए आज के जमाने में। कारण ये है, बनाए तो काफी अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में विद्यार्थी लोग आते हैं, सारे के सारे इतने वेल टू डू मैं नहीं मानता कि हैं जो आते ही अपने लिए सारी चीज व्यवस्था कर ले। वो तो एक व्यवस्था में आते हैं ये सोच करके कि हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे, हम भी अपने परिवार का भरण पोषण आदि इत्यादि करेंगे। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स। तो वही जो मैंने कहा, हमारा जो ये परंपरागत तरीके से स्वरस कल्क श्रित सिद्ध फांट, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस लाना, सिखाना, बनाना। लेकिन आज लोग ड्यूटी आवर्स बड़ी अजीब है। उस दिन मैंने एक बच्चे को देखा, उसका उम्र था 10 साल, उसका वजन था 92 kg। उस बच्चे को जब मैंने सारी चीजें समझाई, समझाने के बाद बोला अंकल मैं क्या करूं, सुबह 6 बजे स्कूल जाता हूँ, शाम में 6 बजे लौट के आता हूँ, अब आप ही मेरा रूटीन सेट कर दो। 1 मिनट के लिए मेरा भी सर चक्कर खाने लगा। तो अब ऐसे परिस्थितियों में अगर किसी को हम बोलें कि सुबह में खाली पेट एक बात पियो, दोपहर में ये खाओ, शाम में ये खाओ, ये सब लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सब हमारे ट्रेजेडीज है। इन ट्रेजेडी को कैसे कोप अप किया जाए, इसके बारे में विशद आलोचना, समालोचना और कुछ नए एवेन्यूज खोजने की जरूरत है। इसके बाद जैसे वो हर्बे मिनरल कंपाउंड्स के बारे में, अब जितने भी दवाइयां बनती है, अगर हर्बल दवा है फिर भी मान लेते हैं कहीं ना कहीं से हो जाता है, लेकिन मिनरल्स जो है, मिनरल्स बड़े प्रॉब्लम है। अब उसका शोधन कैसा है नहीं है, इसके बाद ये सब जो मिलाया जाता है, ये सब देने के बाद, ये जैसे अब मैंने कहा ना 1 मिलीग्राम सोना भस्म, 5 मिली, वो सोना भस्म इसलिए बोलता है कि सोना के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो। वैद्यों के पास भी जाते हैं हम लोगों ने, कई वैद्यों के प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ, जाता है आगे देखा ना, पीछे वो हीरा भस्म, लोहा भस्म, चांदी भस्म, सोना भस्म सब दे दिया। अरे अगला सामने वाला महीने का 5,000 का नौकरी करता है, उसको आप 20,000 का पुड़िया दवाई लिख दोगे, बेचारा कहाँ से खाएगा। तो ठीक है, ये पुरानी सोच थी, लोग कहते थे कि राजा महाराजा ही आयुर्वेद का इलाज करते हैं। तो क्या हम लोग उसी राजा महाराजा के इलाज के लिए रहेंगे या साधारण जनता तक भी हम लोग पहुंचेंगे? इस पहुंचने में लेकिन हमारा सहयोग अवश्य ही वांछनीय है। हम लोग सभी मिलके अगर इसके बारे में कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल में सोचते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेरा नेक्स्ट स्लाइड, एथिकल बाइंडिंग्स। एथिकल बाइंडिंग्स एथिकल बाइंडिंग्स है कि लव आयुर्वेद एज एन आयुर्वेदिस्ट। हम आयुर्वेद से प्यार करेंगे आयुर्वेदिस्ट बन के। हमें सर्दी लगी हम जाके एंटी एलर्जेटिक खाएं, हमें बुखार हुआ तो मैं पैरासीटामोल खाऊं और लोगों को समझाऊं बेटा पैरासीटामोल खाओगे तो तुम्हारा लीवर खराब होगा। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश लोग अभी भी हमारे फील्ड में ऐसे ही हैं, जब अपनी इलाज करते हैं तो वो जाते हैं एलोपैथ करने, खुद ही खुद का दवा व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। एक बार मेरे साथ मेरे को मौका मिला था, एक महान पुरुष मुझे मिले थे अपने प्रैक्टिस लाइफ में कि आप हमारी कंपनी का दवाइयाँ लिख। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपकी कंपनी का दवा लिखूं, लेकिन उसका क्वालिटी क्या है? बोला अरे मेरा इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, नाम नहीं बोलूंगा, बोलना नहीं चाहिए।
तो मल्टीनेशनल कंपनी है। मैंने कहा आप अपना एक फाइल तोड़ो कुर्जा लिस्ट का। तोड़ा उन्होंने पीओ पी के बोलते अरे ये तो बहुत गला जल रहा खट्टा। ने क्यों जल रहा है? आपने इसका संधान ठीक से नहीं किया, ये आपकी कमजोरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बीमार होते हो तो कभी अपनी कंपनी की दवा खाते हो? बोला नहीं। हम आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप जा सकते हो मेरे पास। ये बोलने के लिए लेकिन करेज होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि हम जब उसको खाएंगे, हम जब समझेंगे तो हम लोगों को भी समझा सकते हैं। ये हुआ हमारा लव ऑफ आयुर्वेद। दुर्भाग्य है कि हमारे फैमिली के लोग ही जब आप उनको बोलेंगे तुमको ये प्रॉब्लम हुआ, तुम ये दवाई खाओ, वो आपके सामने वाले आपके मित्र कोई एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही चला जाएगा। आपके पास कब आएगा? जब उधर वो थक जाएगा, नहीं हो रहा है, तब आके बोलेगा अरे भाई मेरे कुछ व्यवस्था कर। तो ऐसा नौबत क्यों आता है? ये नौबत इसलिए आता है कि हम खुद भी उस लेवल तक आस्था नहीं रखते हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद पर आस्था रखने से ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला पॉइंट है मेरा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऐसा है कि हर पैथी का अपना एक लिमिटेशन है। आज जो काम हम आयुर्वेद में कर सकते हैं आयुर्वेद में ही करेंगे। जो एलोपैथ का करना है उनको करने दीजिए, जो योगा का है योगा को करने दीजिए। अब योगा वाले आयुर्वेद का इलाज शुरू कर देते हैं, आयुर्वेद वाले योगा सिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, आप जानते हो, लेकिन एक योगा का एक्सपर्ट आदमी जो योग जानेगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उतना एक्सपर्टाइज ओपिनियन दे सकूं। ठीक रेसिप्रोकली योगा कराने वाले आयुर्वेद के बारे में सब जानते हैं, सोचना बेकार है। इसका फायदा उठाते हैं गलत लोग। कोई भी कहीं से कुछ योगा सोचता है और एक योगा सेंटर खोल के बैठ जाता है। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ जहाँ देखो योगा सेंटर है। योगा सेंटर में जो लोग आते हैं, मैं तो कहता हूँ आप लोग योगा करते हो, योग नहीं करते हो। और योगा और योग में बहुत बड़ा फर्क है। योगस्थो चित्त वृत्ति निरोध है। इधर में योग करते हैं, उधर में बोलते हैं अरे मेरा जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे ऑफिस जाना। आपका योग तो गया मेरे हिसाब से। तो योग करना ही का काम योगियों का है। या आप अपने स्वस्थ रहने के लिए वो आसन प्राणायाम तक लिमिटेड रहो, योगा शब्द को यूज मत करो। अब जैसे व्यायाम है, लोग व्यायाम के बारे में अजीब अजीब कॉन्सेप्ट है, तरह तरह के आजकल क्या जुम्बा चलता है, तो क्या क्या तरह तरह के लोग बनाते रहते हैं। मुझे तो सुन के हंसी लगती है। जो साधारण सा अपना जो सिस्टम है उसी को फॉलो नहीं करते हो, एक विदेशी नाम आ जाता है, उसके पीछे हम सब दीवाने बन जाते हो। इनको सिखाना हमारा काम है। आज ही हमारी मर्म चिकित्सा, आज हम लोग मर्म के लिए फिर से जो जागृत हुए हैं, कितनी बड़ी परंपरा थी। आज चाइना ने उसको अडेप्ट कर लिया, पूरा कोरिया ने अडेप्ट कर लिया, मंगोलिया ने कर लिया, थाईलैंड ने, उन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हर तीसरी गली में एक एक्यूप्रेशर करने वाला आता, वो भी डॉक्टर बोर्ड लगा करके अपना प्रचार करके वो हमसे आपसे ज्यादा पैसा कमाने लगता है। प्रॉब्लम क्या होता है? पैसा कमाने को ही वही समाज स्वीकृति देती है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। आप भले कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके पास अर्थ का अभाव है, तो आपके लिए सब गड़बड़ हो जाता है। हालांकि हमारे आयुर्वेद के परंपरा के अनुसार उसमें भी काफी अच्छा ही बताया गया है, काफी अच्छा बताया गया है। आयुर्वेद के अपने जो सूत्र थे, उन सूत्रों का बहुत अवदान है। उसके बाद है काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स एंड रिलेटिव्स। पेशेंट जो आते हैं उनको समझाना, हमको वक्त देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आयुर्वेद के हैं। आयुर्वेद के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं हो, आते ही पहले उनका 10 क्वेश्चन तैयार रहता है कि हमारा ये चीज का जवाब दो। हम इरिटेट होंगे तो नहीं चलेगा, उनको समझाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरीज। ये अगर हम लोग अच्छी तरह से समझा सकें तो पेशेंट को आकर्षित कर सकते हैं। कहा ही गया है तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते स्वचेव भेषजो श्रेष्ठ रोगेभ्यः प्रमोचयेत्। सम्यक प्रयोगे सर्वेषां सिद्धि आख्याति कर्मणां सिद्धि आख्याति सर्वश्च गुणैर्युक्त अभिषक्तम्। तो हम लोगों को अच्छा अभिषेक बनना है। तो आयुर्वेद की परंपरा में अब एक बहुत बड़ा ही डिमार्केशन लाइन आता है, वो ये है कि हम जो वैद्य बनेंगे वो सिद्ध सातित बनेंगे, प्राणाभिसर बनेंगे या छद्मचर बनेंगे। छद्मचर बनने के लिए तो कोई चेष्टा करने का जरूरत ही नहीं है। तमाम तरह के जितने भी विज्ञापन है, ये हर दिन पेपर में निकलता है, इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन। लोग देखते हैं, जाते हैं, महीने का 15,000 20,000 का दवा खाते हैं, 2 महीना खाते हैं और 4 बीमारी होती है। एलोपैथ में जाते हैं, आके ढोना गाना शुरू करते हैं। फिर भूले भटके कहीं से मिल जाता है, नहीं चलो एक सही वैद्य मिल जाएगा, तो उधर आते हैं।
तब हम लोगों का नंबर आता है। तो हम लोग इतना दिन इंतजार क्यों करना पड़े। कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में मैंने बता ही लिया कि कॉस्ट के बारे में हमेशा ही सचेतन रहना चाहिए एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। एंड अगर मेरा काम किसी को बात गजंकुश रस देने से चलता है तो उसको बृहद बात चिंतामणि खिला करके वाहवाही लेने का कोई जगह नहीं होता है। हम छोटे से करेंगे। अगर हमें जरूरत है जरूर खिलाएंगे, जरूरत है आप मुक्ता पृष्टि खिलाओ ना भाई, कोई मना नहीं करता है। लेकिन आते ही पहला काम है, चूंकि किसी ने सुना किसी ने देखा हीरक भस्म को यूज करना है कैंसर है, अरे किस कैंसर में देना है क्यों देना है इसका कोई विचार है। और हीरक दिया तो हीरक ही दो, फिर बाकी सारे चीज जब वो दे देते हो आप तो उस पेशेंट के लिए तो वो ऐसे ही मृत्यु का एक कारण हो जाता है, अर्थाभाव। तो इसके बारे में जरा हम लोगों को सचेतन होना चाहिए। करिए, जरूरत है जरूर दीजिए, समझाइए, समझा करके करना चाहिए। एलोपैथिक दवा खाते हैं उनके बारे में भी जितना आप समझा सकते हैं उनको समझाइए। अब रही अंत में हमें सब करने के लिए तो अर्निंग्स के लिए हमारे तो कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। क्योंकि अंत में यही आता है कि अभी कुछ दिन पहले 2 सिनेरियो हमारे नजर में आया, पता नहीं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ कि नहीं। एक लड़की महाराष्ट्र से, शायद उसने नीट में टॉप किया। टॉप करने के बाद उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया कि मैं आयुर्वेद पढ़ूंगा और उसने आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन लिया। ये एक सिनेरियो है। ठीक अभी कुछ दिन पहले एक सिनेरियो दूसरा आया जिसमें नीट का परसेंटाइल कम कर दिया गया क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के कोटा फुलफिल नहीं हुए। एक ही देश में दोनों चीज देखने मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ए क्लास ऑफ पीपल इज देयर इन आवर कंट्री हु आर नाउ टर्निंग टुवर्ड्स आयुर्वेद अगेन। आयुर्वेद हर एक के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे हंस के जुड़े या रो के जुड़े। क्योंकि जन्म जब होगा भैया आपको शहद चाटना है, मृत्यु होना तो आपको तुलसी लेना है। ये परंपरा शायद सबके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आयुर्वेद को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे कामना के लिए लाने के लिए जो तरीके हैं उसमें ये समस्या तो आ ही जाएगी। तो मोटो क्या होना चाहिए आयुर्वेदिक फिजिशियन का कि हमारे यहाँ, मैं जब छोटा था, मैं बीएमएस जब पास किया तो बहुत स्ट्रगल करता था। तो मैंने पापा से एक दिन कहा, ये पढ़ाई मेरे से अगर कोई पूछने आएगा जिंदगी में नहीं पढ़ने बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। दिन भर खटते हैं, सारा दिन चेम्बर में बैठते हैं, एक दो पेशेंट भी नहीं आता, जो आता है वो बोलता है वैद्य जी आपको भी फीस देना पड़ेगा, ये सुनना पड़ता है। तो बड़ा निराशा होता था, काहे को पढ़े ऐसा विद्या। मैंने करते करते, मेरे पापा कहते थे कि वैद्य बनना है तो एक उम्र होगी उसके बाद ही तुम वैद्य बनोगे, उसके पहले तुम नाक रगड़ लो नहीं बन पाओगे। जो मैंने अनुभव करके देखा, एक वक्त था मैं दिन भर में 8-10 चेम्बर करता था तो पेशेंट नहीं होता था, और एक वक्त ये आया कि अब वो अर्थ मेरे ही पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं जाना चाहता फिर भी जाना पड़ता है, लोग बुलाते हैं। तो सबके साथ यही होता है। जितने भी वैद्य नामी हुए हैं, सभी श्रद्धेय वैद्यों से मैं यही कहता हूँ कि सबका एक टाइम आता है। आप चेम्बर में बैठने के बाद 8 साल 10 साल रगड़ना पड़ेगा। उस रगड़ने के टाइम में मैं जो करता था वो आपसे भी कहता हूँ, स्टूडेंट्स से, कि आप लोग उस टाइम में बैठ के गहन अध्ययन करो। अपने शास्त्रों को पढ़ो, चरक पढ़ो, सुश्रुत पढ़ो, भागवत पढ़ो, हरित पढ़ो, छारपानी पढ़ो, जो जो उपलब्ध ग्रंथ है उनको पढ़ो। पढ़ के मनन करके उसको जिंदगी में इम्प्लीकेट करने का प्रैक्टिस करो। करते करते एक वक्त आएगा जब आपका ठीक धीरे धीरे कुछ होगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि वही अर्थनीति के तले हर कोई दबा हुआ है। सबको कहीं ना कहीं कोई माध्यम होना चाहिए। तो वैद्यों के साथ एक बहुत बड़ा मजा का चीज है, हमारी विद्या एक ऐसी विद्या, हम जंगल झाड़ में भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए वो धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य रखें। हम सभी से यही कहते हैं कि आयुर्वेद के अपने जो सिद्धांत है उनको हमें याद रखना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना कि क्वचिद धर्म क्वचिद अर्थ क्वचिद मैत्री क्वचिद यश क्वचिद कर्माभ्यास चेती चिकित्सा कार्य निष्फला। हम लोग जो करते हैं, कहीं पर हमें धर्म मिलता है, कहीं पर पैसा मिलता है, कहीं दोस्ती होती है, कहीं यश होता है। दिवस सिनारियो, हमने जो आयुर्वेद पढ़ा, इतने दिन जो मेहनत किया, उसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। इसलिए चिकित्सा शास्त्र कभी निष्फल नहीं जाएगा। और रहा
ये जो बात कही गई कि नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षिकार्यु विषयेषु असक्तः दाता समः तत्पर क्षमावान आप्तोपसेवी भवन्ति अरोगा। ये केवल पेशेंट्स के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमें दाता होना होगा, समभाव रखना होगा, ये सब चीजों का ध्यान हमारे लिए भी रखना है। इतनी सारी बातें कहने को तो बहुत कुछ है। मेरे तजुर्बे में ये पहली बार मैंने जिंदगी में कोई वेबिनार में ऐसा कोई लेक्चर दिया, तो मुझसे भूल त्रुटि हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्वज्जन मुझे क्षमा करेंगे और मेरी भावनाओं को समझते हुए कम से कम अच्छे सुप्रतिष्ठित वैद्य बनते हुए आयुर्वेद की इस परंपरा को निर्वाहित करते हुए राष्ट्र का गौरव हम फिर से अपनी जगह पर लाएं। हम आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से कहें, आयुर्वेद को कभी भी एलोपैथ से तुलना करने नहीं जाएं, क्योंकि एलोपैथ एलोपैथ है, आयुर्वेद आयुर्वेद है। एक लास्ट बोलता हूं, जैसे सबसे साधारण चीज आप देखिए कटिगत वात। आज एक कटिगत वात का पेशेंट या गिरधसी का पेशेंट जब आता है आपके पास 4-5 प्लेट MRI का रखता है, कितने लोग हम लोग समझेंगे उसको, क्योंकि हमारी विद्या वो नहीं है। हम अगर उनका वो सारा चीज डेसिकेशन ऑफ द डिस्क एंड हर्निएशन ऑफ द वर्टिब्रा और ये सब सोच के यदि इलाज करने जाए तो बहुत मुश्किल है। तो जब इलाज ही करना है तो मैं अपने सिस्टम में क्यों नहीं वापस आ जाऊं, भैया ये कटिगत वात है, इस बात को हमको ठीक करना है। ये संधिगत बात है, इस बात को हमको ठीक करना है। वहां पर वायु का आवरण हटाना है, स्रोत का शोधन करना है, अल्टीमेटली पेशेंट गेट्स रिलीफ। तो ये सोच जो अगर हम पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं तो पेशेंट जरूर मानते हैं, नहीं मानते ऐसा नहीं है। मैंने अपने अभी तक की प्रैक्टिस में कम से कम 10,000 लोगों का तो गृहस्थी और ये सबको मैंने ठीक किया है। तरह तरह के योग बनाता हूँ, नाड़ी देखता हूँ, जैसा समझ में आता है उनके हिसाब से उनको गाइड देता हूँ। बहुत पेन से रोता है, मैं कहता हूँ सीधा पेन किलर खरीद लो, खा लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ठीक तुम इससे होगे, ठीक मने तुम्हारा कंट्रोल होगा, क्योर नहीं होगा, क्योंकि हड्डियां पहले जैसी नहीं बनेंगी। सभी लोग रहते हैं, आराम से जीते हैं। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद और फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं थोड़ा लीक से हट के रहने में विश्वास करता हूँ, और परंपराओं को बचाने के लिए कोई ना कोई लड़ाई होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो बोलिए। धन्यवाद सर। जी सर। एक बार क्वेरी डाउट सेशन के लिए एक बार करेंगे सर। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है। Hello, may I speak, please? Yes sir, you are audible. Please, yes sir, please continue. You are audible. थैंक यू सर। आपका अनुभव और जनरल प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के प्रति आपका भावना, ये सभी हमने सुना है। मगर कुछ अभी आपका ये वक्तव्य से थोड़ा हम कहीं कहीं थोड़ा डिफर भी करते हैं सर। अभी वेरी लेटेस्ट आपने सुना होगा, जैसा आप माधव बाग का डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम, जी, ये महाराष्ट्र में पुणे में रहते हैं। ये इट इज वेरी पॉपुलर and they have given certificates for 22,000, more than 22,000 people that their diabetes is reversed. अभी वो लोग सर्टिफिकेट दिया है। नहीं होता होगा ऐसा। मेरा यहाँ पर एक ही बात कहना है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल कर दिए, वेदर दैट डायबिटीज इज नॉट कमिंग अगेन, इसके ऊपर तो काम नहीं हुआ। सवाल यह है कि आहार विहार और आचार, इन तीनों का अगर निर्वाह ठीक से किया जाए तो डायबिटीज तक पहुंचने का ही प्रश्न नहीं आता। तो मेरा कहना यह है कि हमारा जो पथ्येषति गदार्थस्य किम औषधि निषेवने वाला जो सिद्धांत है, अगर रोगी पथ्य से रहे, औषधि खाते खाते उसका डायबिटीज कंट्रोल हो गया, उसके बाद वो पथ्य से रहे तो ऐसे ही ठीक रहेगा। तो रिवर्स हो गया ऐसा,
पता नहीं, अगर होता हो मुझे नहीं मालूम, मैंने जितना समझा मैंने बताया, होता होगा तो मैं आगे और अध्ययन करूंगा इसके बारे में। धन्यवाद। इट इज वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है सर। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट वाले भी इनके साथ मतलब काम करते हैं, ऐसा उनका मतलब इनका ये है, इनका प्रोग्राम इज हैज कम इनटू द व्यू ऑफ आयुष डिपार्टमेंट, ऐसा भी है। और दे आर गिविंग ट्रेनिंग टू द डॉक्टर्स एज वेल। ये दूसरा है सर, आपने मतलब आप कुछ मतलब इफ यू डोंट थिंक बैड और इफ यू No, डोंट no, I फील never देन think that. आई विल गो, It's an open because discussion, sir. the in some areas the practitioners or students must be encouraged towards Ayurvedic practice. That is my this and gold preparation, sir. The gold preparations as a may be expensive, no doubt in it. But in my view, and many of our gurus also expressed, the gold preparations have definitely, and Rasashodas are definitely have edge over herbal preparations. That is, रस शास्त्र का सूत्र बताते हैं कम मात्रा में ज्यादा पोटेंसी रहेगा। अल्प मात्रोपयोगित्वात् मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल यह है सर कि 1 मिलीग्राम गोल्ड दे के जो टैबलेट बनते हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? So many medicines are there in the market which is available in the name of patent medicines. They are being made in the dose of 1 milligram, 5 milligram. This is not the dose of Swarnabhasma. If you give the Swarnabhasma, give it directly in the name of Vyadvat, Chintamani, Yogendra Das, etc. Is it not, sir? मेरा डिस्प्यूट इस जगह है कि आप जो फॉर्मुलेशन बना के मार्केट में बिक्री होता है, so many medicines are there with gold. What does it mean? With gold means 1 milligram gold is not the gold. If you give it in minimum in the dose of a 50 milligram, etc., then it will work. Otherwise 1 milligram gold देना और नहीं देना मेरे हिसाब से इट्स बराबर। मेरा कहना ये है कि ये जो फॉर्मुलेशंस बनते हैं इसके बारे में सोचना, नहीं तो हमारे तो गोल्ड प्रिपरेशंस के डायरेक्ट मेडिसिन है, हम डायरेक्ट उन मेडिसिन को यूज करेंगे ना। मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि ये गोल्ड सुन करके किसी भी कंपनी के पेटेंट दवा पर आकर्षित होने का मेरे हिसाब से स्थान नहीं होता है, मैंने ये कहा। हाँ, वो ठीक है सर, आपने जो बताया हम मान लेते हैं। एक्चुअली जो डायरेक्ट गोल्ड प्रिपरेशन का अच्छा में से ज्यादा, जैसा आजकल स्वर्ण में ज्यादा यूज करते हैं, वो उसमें तो मेरे ख्याल से 1 mg गोल्ड प्रिपरेशन एवरीडे जो स्वर्ण में यूज करते हैं, दैट इज राइट आई थिंक। और that is perfect. और सर अभी ये कैंसर में वज्रभस्म जैसा बताया है, हमारा ही एक गुरु, मैं शायद उनका नाम भी लेता हूँ, और वो इमरजेंसीज भी जो रिजेक्टेड केस बाय मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उन्होंने प्रेजेंट भी किया, उपेंद्र दीक्षित जी है उनका नाम। तो उन्होंने बताया द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट डिजीजेस। दो उन्होंने ये वज्रभस्म का, मेरा अनुभव तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। सो इट इज ए वेरी कॉमन ड्रग टू बी यूज्ड, वज्रभस्म इन दिस, ऐसा ये but in all cancers, that means कि हर तरह के कैंसर में यूज है क्या इसका? बेसिकली तो कैंसर बोल के आयुर्वेद, कैंसर बोल के तो आयुर्वेद में ऐसा डायरेक्ट कुछ मिलता नहीं है। We do compare every condition with some conditions. Yes, we have to be specified. You have to be specified regarding the use of the medicine. मेरा कहना ये है, मेरा डिस्प्यूट नहीं है, वज्र खिलाइए क्यों, जो खिलाना सब खिलाइए, क्योंकि सर्वे द्रव्याणि, जितने भी द्रव्य हैं सबके अंदर गुण और कर्म है। उसी सिद्धांत के अनुसार तो हम किसी का भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी एम्फेसाइज्ड। हमारे यहाँ मिसयूज ज्यादा हो रहा है, मेरा कहना यह है, तो मिसयूज को रोकना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। ये हमारी कमी है, हमारे सिस्टम की कमी नहीं है। मैं सिस्टम से हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, बिकॉज आई लव आयुर्वेद टू माई ब्लड, इसलिए उसमें हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरा डिस्प्यूट ये है कि जो ये मिसगाइडेड हो रहे हैं हम लोग, या मिसयूज हो रहा है, इसको हम लोगों को ही सुधारना पड़ेगा। एंड वी पीपल आर देयर विथ आरएबी, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट
इसके ऊपर और हम लोग मनन करेंगे, हम लोग सब अपने अपने जगह पर अपने अपने ढंग से सोचेंगे। बहुत से लैकुनाज हैं हमारे लाइन में, हर राज्य का अपना अपना एनालिसिस है, हर राज्य में अलग अलग ढंग से काम होता है। जैसे हमारे पहले जो कोर्स चलते थे अलग अलग थे, सब मिला के आज एक बना ना BMS। तो इन चीजों को भी अगर ठीक करें, आज पैरासीटामोल है तो थ्रू आउट इंडिया पैरासीटामोल ही मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ऐसा हमारे यहाँ भी धीरे धीरे डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम करें, मेरा ये कहना था। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। Any other query? Is there anyone? Okay, sir, we shall end the session now, I think. Thank you, Jiska ji. There is no more query. Yeah. For moving towards धन्यवाद प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। आयोजन समिति की ओर से मैं ऐसे ज्ञानवर्धक व्याख्यान देने के लिए वैद्य पंकज कुमार मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने मार्गदर्शक पद्म भूषण जी वैद्य त्रिवेंद्र त्रिगुणा जी GBRAV अध्यक्ष को निरंतर उनके सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं हमारी निर्देशिका डॉक्टर वंदना सिरोहा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो RAV में सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक शक्ति हैं। मैं आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी को भी हमारे सभी प्रयासों में उनकी भागीदारी और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गुरुओं, शिष्य और अन्य विद्वानों को हार्दिक धन्यवाद देना, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और सक्रिय योगदान भागीदारी से इस वेबिनार को सफल बनाया है। हमारी ज्ञान गंगा वेबिनार श्रृंखला की निरंतरता में अगला व्याख्यान डॉक्टर PM वॉरियर द्वारा सोरियासिस के लिए तुगलक रसायन के प्रयोग पर दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू। नमस्ते। नहीं, हाईएस्ट कितना गया? 108 या